तो दोस्तों आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों की जड़ें मजबूत कर दी भारत में शासन करने के लिए। उन्हें भारत के कुछ समृद्धशाली राज्य दे दिए शासन करने के लिए। वह युद्ध है बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी। तो आइए देखते हैं इस युद्ध के क्या कारण और क्या परिणाम रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, मीर जफर को सन 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है। सन 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है मीर जफर को। यह कहने मात्र का नवाब होता है बंगाल का। पूर्ण शासन देख रही होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब तक कंपनी को लाभ मिलता रहा, वह पद पर बना रहा। उसके पश्चात जब खजाना खाली होने लगा बंगाल का, तो नवाब ने कंपनी को धन देने से नानुकुर किया। उसी समय कंपनी को लगा कि अब इस नवाब को हटा देना चाहिए। तो होता यह है कि यह अवसर पर मीर जफर है, उसका बेटा मीरन, उसकी हो जाती है मृत्यु, जिससे कंपनी को अवसर मिल जाता है और वो मीर जफर को बंगाल का नवाब पद से हटा के मीर जफर को मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये दामाद था मीर जफर का। तो अब पूर्ण सत्ता मीर कासिम के हाथ में आ गई। तो दोस्तों होता यह है कि मीर कासिम सन 1760 ईस्वी से 64 ईस्वी तक राज्य करता है। मीर कासिम बड़ा ही अच्छा शासक था बंगाल में। अलीवर्दी खां के बाद मीर कासिम जो रिक्त कोष हो गए थे उनको भरना शुरू करता है। जो सेना में जो बागी लोग होते हैं उनको हटा देता है, विद्रोहियों को सेना से हटा देता है और कई समस्याओं का हल निकालता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा नवाब था मीर कासिम, जिसने अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया ताकि अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस कम हो सके उसके राज शासन में। उसके पश्चात जो सबसे बड़ी घटना होती है वह पटना में उपस्थित अंग्रेजों की व्यापारी कोठी पर मीर कासिम कब्जा कर लेता है। यहाँ से शुरू होती है इसके युद्ध की कहानी। जो मेन स्टोरी बनती है इस युद्ध की वह होती है पटना में उपस्थित अंग्रेजों की व्यापारी कोठी पर मीर कासिम का कब्जा करना। जब मीर कासिम इस पे कब्जा कर लेता है तो मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी पटना पे व्यापारी कोठी पे कब्जा करने के पश्चात। अब वहाँ से वह बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है। अब मीर कासिम जो है भागता हुआ सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब हैं उनके पास पहुँचता है और वहीं पे उपस्थित होते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को पटना से थोड़ी दूर स्थित बक्सर जिले में, बक्सर के पास, बक्सर के मैदान में इन तीनों की सेनाएं अंग्रेजी सेना के विरुद्ध एक युद्ध करती हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी यह युद्ध इन तीनों के विरुद्ध जीत जाती है। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। अब देखते हैं इस युद्ध के क्या घातक परिणाम रहे। तो 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को यह युद्ध हारने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम, जो कि पहले से अंग्रेजों से मिला हुआ था, ये पहले से ही अंग्रेजों से मिल चुका था, शाह आलम द्वितीय कहने मात्र का युद्ध कर रहा था बस। तो इसके पश्चात वह अंग्रेजों से संधि कर लेता है और उनकी शरण में चला जाता है। संधि की बात बाद में करेंगे। वहीं अवध का नवाब जो होता है वह युद्ध करता हुआ है अंग्रेजों से, काफ़ी दिन तक युद्ध होता है, लेकिन लगातार परास्त होने के पश्चात वह सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है वह भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, मजबूर हो जाता है आत्मसमर्पण करने के लिए। और फिर इसी के पश्चात प्रवेश होता है रॉबर्ट क्लाइव का। सन 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव आता है। सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आता है। सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। 1760 ईस्वी में यह जो है इंग्लैंड चला गया होता है बंगाल से, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड गया हुआ था। तो 1765 में आता है और यह फिर जो है नवाब सुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम के साथ एक संधि करता है। दोस्तों इस युद्ध में जो मीर कासिम होता है
वह भाग जाता है दिल्ली की तरफ, और वहीं इसका जो है उसके बाद कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसकी काफ़ी बेकार स्थिति में ज़िंदगी बीतती है और सन 1757 में मीर कासिम की दिल्ली में ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो यह शुजाउद्दौला और नवाब सम्राट के बीच जो संधि करता है, उस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। दोस्तों, इस संधि में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उड़ीसा, बंगाल, बिहार व और कुछ प्रांत मिल जाते हैं राज्य करने के लिए। मतलब उनकी दीवानी जो है कंपनी के हाथों चली जाती है। सम्राट से लेकर जो है कंपनी को दे दिए जाते हैं ये राज्य। वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। यहाँ पे दो संधियाँ होती हैं, एक 12 को होती है, एक 16 को होती है, सन 1765 ईस्वी में होती है। इस संधि के मुताबिक जो है 60 लाख रुपए की रकम कंपनी लेती है अवध के नवाब से खर्चे नुकसान के तौर पे। जो है इस युद्ध में कंपनी लेती है नवाब से। इलाहाबाद का किला और कड़ा क्षेत्र जो है वह अवध के नवाब से लेकर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वह बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। एक क्रमशः दो संधियाँ थी, एक 12 अगस्त 1765 को हुई और एक हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो जो पहली संधि हुई थी वह हुई थी कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो इसमें हुआ ये कि शाह आलम द्वितीय सम्राट जो थे मुगल सम्राट, उनसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली गई। बंगाल, बिहार व उड़ीसा नवाब से लेकर कंपनी को दे दिए गए। तो अब इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र जो है लेके दे दिए गए कि आप यहाँ पे राज्य कीजिए। जो दो छोटे जिले जो है शाह आलम द्वितीय को राज्य करने के लिए दे दिए गए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे अत्यंत समृद्धशाली राज्य छीन लिए गए नवाब से, उससे मुगल सम्राट से। और मुगल सम्राट को क्या दिया गया? मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन भी दी गई, वार्षिक पेंशन, और 2 जिले और 26 लाख की पेंशन दी गई। बदले में क्या लिया गया? बंगाल, बिहार व उड़ीसा जैसे समृद्धशाली राज्य। तो ये थी पहली संधि। और दूसरी संधि होती है शुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में। यह संधि होती है 16 अगस्त सन 1765 ईस्वी को होती है। इस संधि की शर्तें निम्न थी। इस संधि के अनुसार जो नजमुद्दौला है यह है पुत्र मीर जफर का। मीर जफर का पुत्र है। मीर जफर की मृत्यु होती है सन 1765 ईस्वी में। ये वृद्ध होकर इनकी मृत्यु होती है। तो नजमुद्दौला और अवध के नवाब के बीच हुई। इसमें क्या हुआ? जो अवध के नवाब हैं उनसे इलाहाबाद और कड़ा ले लिया गया, ठीक है। उसके पश्चात कंपनी को अवध में पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार करने की सुविधा भी प्रदान की गई। अब कंपनी अवध में भी टैक्स फ्री एकदम व्यापार करेगी अवध में भी, ठीक। अब कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु तो नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। देखिए यहाँ पे अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला की जो सेना है उसको भी हटा दिया गया। अब कंपनी की सेना रखी जाएगी यहाँ पे, और कंपनी की जो सेना रखी जाएगी उसको अवध के नवाब जो है पैसे देंगे, उनकी सैलरी अवध के नवाब देंगे। मतलब सेना कंपनी की रहेगी और जो सैलरी देंगे वो नवाब जी देंगे, और इनके क्षेत्र में कंपनी पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार भी करेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है शुजाउद्दौला को। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से इसका व्यू लेते हैं। दोस्तों, मीर जफर जो कि सन 1757 ईस्वी में बनता है बंगाल का नवाब, 1757 से लेकर 1760 ईस्वी में जो है ईस्वी तक वह बंगाल का नवाब होता है। उसके बाद मीर कासिम को लाया जाता है। मीर कासिम सन 1763 ईस्वी में हटाया जाता है और उसके विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा हो जाती है। तो वह जाके बंगाल से जाके जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है। वहीं पे उसकी मुलाकात होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेनाएं 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में एकत्रित होती हैं व अंग्रेजी सेना से युद्ध करती हैं, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और जो मीर कासिम होता है वह दिल्ली की ओर भाग जाता है और सन 1777 में वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है कंपनी को मिल जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्राट
सम्राट से, और अवध से जो है इलाहाबाद व कड़ा लेकर सम्राट को दे दिया जाता है राज्य करने के लिए। सम्राट को दिया जाता है 26 लाख वार्षिक रुपए पेंशन के लिए, और कड़ा और इलाहाबाद दिया जाता है। और 60 लाख रुपए जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कंपनी के हर्जाने के तौर पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। तो देखते हैं इसके परिणाम क्या रहे। आगे थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं इसका। 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में हुआ था। यह बक्सर के पास हुआ था। बक्सर जो है बिहार में है, पटना के थोड़ी दूर पर स्थित है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व नवाब शुजाउद्दौला की हार होती है। इसके पश्चात जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है वह बांग्लादेश का जो एरिया है वहाँ पे कंपनी को पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होकर व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट आता है, इसमें देखते हैं हम लोग, यह युद्ध अवध के नवाब, बंगाल के नवाब व मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विरोधी थी, ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जीतती है। इधर था शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मियाँ नजफ खां और शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। इसकी युद्ध की क्षमता ये यहाँ पे को दी, ये कोई मायने नहीं रखता। तो ये थी बक्सर के युद्ध की पूर्ण कहानी। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये आपको पसंद जरूर आई होगी।